भाई कमल जी, भाई सुभाषवीर जी, जिला परिषद के चेयरमैन रहे विनोद चौधरी जी, आज का मंच संचालन कर रहे भाई सतपाल जी और आज का इस कार्यक्रम में आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों। देखिए, आपको सारे हालात मालूम है। अब बोलने के तो घंटों बोल सकते हैं। आपने 2014 से पहले के भी देश के हालात देखे हैं और इन 10 सालों में जो हुआ है वो भी आपसे छुपा हुआ है। 10 साल पहले देश में निराशा का वातावरण आ गया था। बड़े बड़े घोटाले, 20 लाख करोड़ के घोटाले देश में हुए, जिनमें देश के बहुत मंत्री जेल में गए जो आज जमानत पर बाहर आए। पूरी दुनिया में देश की जो बदनामी हुई थी, और होती भी क्यों नहीं, जब माली बाग को उजाड़ने लगे और जब बाड़ी खेत को खाने लगे, तो फिर उस देश की स्थिति दुनिया में वही होगी जो बात की। बहुत से लोग दुनिया के देशों में जाते होंगे, उस समय उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, और आज दुनिया के देशों में भारत वालों के साथ कैसा व्यवहार होता है, उसको सबको अनुभव में आ रहा होगा। जब देश की सत्ता एक अर्थशास्त्री के हाथों में थी, तब देश दुनिया का 11वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत था। और जब 2014 में वो सरकार गई मनमोहन सिंह की, कांग्रेस की, तब भी देश 11वें ही स्थान पर था। उसकी जो अर्थव्यवस्था जो भारत की, वो 11वें नंबर पर। और जिसको ये चाय वाला कहते थे, उस चाय वाले ने इन 10 सालों में दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचा दिया और तीसरे पर ले जाने की तैयारी है। और ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं या संस्थाएं हैं, IMF, ADB और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, सबका ये कहना है, अगर भारत इसी रफ्तार से उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी तो 2028 में भारत जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। निर्णयों की स्पष्टता नहीं थी, निर्णय सालों साल हो नहीं पाते थे, सारे प्रोजेक्ट रुक गए थे, बैंक NPA हो गए थे, बैंक बर्बादी के कगार पर थे, डूब गए थे बैंक। ऐसे हालात उस समय उस कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार थी, उसमें 10 साल हुआ। उस समय लोगों को जब निराशा छा रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को अपना देश के जो हमने प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार रखा। लोगों को कुछ उम्मीद लगी, क्योंकि गुजरात में उनका काम देखा लोगों ने, पूरे देश में उसका प्रचार था, तो लोगों को उम्मीद लगी मोदी कुछ कर सकता है। और उस उम्मीद पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को सत्ता सौंप दी। यानी कि वो उम्मीद का चुनाव था, जो देश नाउम्मीद के वातावरण में जी रहा था, उम्मीद के सहारे उन्होंने वोट डाला और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। 5 साल वो लोगों की उम्मीद पर खरे उतरे और 2019 का चुनाव आया तो विश्वास प्राप्त करने का चुनाव था कि 5 सालों में जो मैंने किया है उस पर लोग विश्वास जताते हैं या नहीं जताते हैं। तब भी इन्होंने कहा चौकीदार चोर है, लेकिन लोगों का विश्वास उन्होंने जीता और 2019 में पहले से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी को देश के लोगों ने प्रताड़ित किया। और इस बार मोदी की गारंटी का चुनाव है। वो गारंटी जारी की है अपने घोषणा पत्र, और गारंटी पर इसलिए देशवासियों को विश्वास है कि जो आदमी अपनी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा, हमारे विश्वास पर खरा उतरा, वो गारंटी पर भी पूरा उतरेगा, ऐसा भरोसा इस देश के लोगों को।
देखिए, आप ये भी जानते हैं, जनसंघ से लेके भाजपा तक कुछ भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के वैचारिक संकल्प थे कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे। पहला वैचारिक संकल्प था कि हम आएंगे तो कश्मीर से 370 समाप्त करेंगे। आप लोगों ने मौका दिया तो एक झटके में 370 समाप्त कर दी ना। जो कोई सोच नहीं सकता था, अपना वैचारिक संकल्प पूरा किया। दूसरा वैचारिक संकल्प था, अगर हम आएंगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो सताए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन जो शरणार्थी हैं, जो 20 सालों से भारत में आए हुए हैं, 300 सालों से, और जिनको आज तक भारत में नागरिकता नहीं मिली, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भारत की योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिलता, उन्होंने कहा हम उनको भारत की नागरिकता देंगे। संसद में कानून बनाया, सीए का कानून, नागरिक संशोधन विधेयक हम लेके आए। आज उन सारे पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम हमने पूरा किया। अपना दूसरा वैचारिक संकल्प पूरा किया। तीसरा वैचारिक संकल्प था कि हमको मौका मिलेगा तो अयोध्या में, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हमारा तीसरा वैचारिक संकल्प आए। तो आज अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया और रामलला विराजमान भी हो गए। तो तीसरा वैचारिक संकल्प भी इसलिए लोगों का विश्वास जम रहा है कि भाजपा के जो संकल्प हैं, मौका मिलते ही उनको पूरा करती है, अधूरा नहीं छोड़ती। अब हमारा चौथा वैचारिक संकल्प जो आखिरी है, वो है यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यानी कि एक देश एक कानून। और ये मोदी की गारंटी में आ गया संकल्प पत्र में कि तीसरी पारी में हम अपने देश में एक देश एक कानून ना, यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड हम लेकर आएंगे और उसको पास करेंगे। ये मोदी की गारंटी। एक देश में दो कानून नहीं चलेंगे, सबके लिए एक जैसा कानून। ये चौथा वैचारिक संकल्प। और यही नहीं, आप देखेंगे रोज टीवी पे बहस देखते हैं, एक प्रधानमंत्री था, कल उसका रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है, जो कहते हैं मोदी जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी वही तो बोल रहे हैं जो तुमने कहा था। इन्होंने क्या कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक, कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। और उसमें भी ये कहा है, अल्पसंख्यक में तो सिख भी आता है, जैन भी आता है, बौद्ध भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, ये सब आते हैं। लेकिन उसमें भी क्या बोलता है, इसमें भी खास तौर से मुसलमानों के लिए उनका अधिकार पहले है। और मोदी ने क्या कहा, मोदी ने कहा इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का है। गरीब में तो सिख भी आता है, हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है, सब आते हैं। तो सोच का फर्क है, वो देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं और मोदी किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये सोच का फर्क है। ऐसी अनेकों बातें हैं। आज मैंने आर्थिक तीसरी गारंटी मोदी की क्या है, जो तीसरे टर्म की गारंटी, मैं तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाऊंगा, ये मोदी की गारंटी। और जब पांचवी आर्थिक शक्ति भारत बना 11 से, तब देश में इतना विकास हुआ। कल्पना कीजिए, जब भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा तो देश का विकास किस तेजी से होगा, इसकी आप समय अंदाजा लगा। क्योंकि मोदी के लिए तो नेशन फर्स्ट, देश पहले है, दूसरों के लिए परिवार पहले। अभी एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मोदी के तो परिवार नहीं है, ये क्या जाने परिवारों को। हाँ, मोदी को तुम्हारे जैसा परिवार, छोटा परिवार नहीं है जिसके लिए तुम पशुओं का चारा खरीदे, 20 लाख करोड़ देश की तो विकास परिकल्पना उनको खाली टकार गए। तुम्हारे परिवार, तुमने उन परिवारों के लिए किया। लेकिन मोदी कभी नहीं कहता, मोदी कहता है
इस देश के 140 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं उन्हीं के लिए जीता हूं और उन्हीं के लिए करता हूं। इसलिए मोदी का परिवार तो बहुत बड़ा है, इनका परिवार कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं। आप आंतरिक सुरक्षा देख लीजिए, सीमा की सुरक्षा देख लीजिए। 2014 से पहले देश में रोज दंगे होते थे, कर्फ्यू होते थे, बम ब्लास्ट होते थे, और एक विज्ञापन अखबार में एक बार, टीवी में बार बार आता था, लावारिस वस्तु से सावधान। ईमानदारी से बताओ, 2014 के बाद छुटपुट किसी घटना को छोड़ दो, आज देश में कहीं दंगा है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं बम ब्लास्ट है, कहीं वो विज्ञापन नजर आता है लावारिस वस्तु वाला? क्यों नहीं आता? क्योंकि ये सब करने वालों को मालूम है दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी बैठा है, गड़बड़ की तो ऐसा इलाज करोगे कहीं ढूंढे नहीं मिलोगे, ये मालूम है। इसलिए एक सुरक्षा का वातावरण, आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत किया है। और जहां तक सीमाओं की सुरक्षा की बात है, आप बताइए ईमानदारी से, आज चीन कुछ कर सकता है क्या भारत? क्यों भारत की सेना इतनी मजबूत कर दी है हथियारों से, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। चीन ने बहुत लुढ़की दी, लाचार है। जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारा और हमारा पायलट अभिनंदन उनके कब्जे में आ गया। अगर मोदी जी नहीं होते तो 24 घंटे में कोई अभिनंदन को पाकिस्तान से छुड़ा के ला सकता था? ये मोदी की ताकत है। और मोदी कहते हैं मेरी ताकत नहीं है, ये देश के लोगों की दी हुई ताकत है, जिसने मुझे पूर्ण बहुमत की सरकार। इसलिए मैं कहूंगा ताकत पूर्ण बहुमत की सरकार में है। ये मिली जुली सरकार, ये अस्थिर सरकार, ये देश के हित में नहीं हो सकती। क्योंकि कोई फैसला, खड़ा फैसला नहीं कर सकता, कोई निर्णय नहीं कर सकता। उनका देश कोई विजन नहीं है, अपने अपने राज्यों के लिए झगड़ते हैं और दोनों हाथों से लूटते हैं। ये स्पष्ट बहुमत की सरकार है, इसलिए देश आगे बढ़ा। मित्रों, यही नहीं, आप मोदी जी की देखिए, जब किसी भारतीय पे दुनिया के किसी देश में संकट आता है, उसको सुरक्षा का एहसास नरेंद्र मोदी कराता है कि मैं हूं ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोरोना का संकट आया तो करोड़ों से ज्यादा भारतीयों को वंदे भारत फ्लाइट चलाकर सबको हिंदुस्तान में वापस लेकर आए। खाड़ी का युद्ध हुआ, किसी भी धर्म के लोग थे, जब फंस गए युद्ध में, एक एक को निकाल कर लाना ये मोदी का करिश्मा था। यूक्रेन रशिया के युद्ध में 26,000 भारत के छात्र बन गए। उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जब उनके कलेजे का टुकड़ा, जब वहां मिसाइल चलती हो, बम गिरते हो, संकट में फंसा हो, उनको उस संकट से निकाल कर लाना ये मोदी की गारंटी है। यही नहीं, सूडान का भी युद्ध हुआ, उसने क्या किया? अभी अभी आपने देखा होगा, भारत के नौसेना के 7 अफसरों को कतर में फांसी की सजा होगी था, मालूम है ना? कतर में, मुस्लिम कंट्री में 7 को फांसी की सजा हो गई जासूसी केस में। घर वाले बेचैन थे कि हमारे बच्चे तो लौटेंगे नहीं, अब तो उनका शरीर भी आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ये मोदी की ताकत थी कि 7 की फांसी की सजा माफ कराई और उनको लाकर उनके परिवारों के हवाले करने का काम नरेंद्र मोदी। और अभी अभी ताजा, इजराइल के जहाज, पानी के जहाज को इराक के कब्जा कर दिया, इराक में आतंकवादियों ने, और उसमें 17 भारतीय थे। उन 17 भारतीयों को फिर से छुड़ा कर लाना ये मोदी की ताकत है ना? कोई कर सकता था? मतलब मेरा कहने का मतलब है, पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। ये इतना बड़ा परिवर्तन इस बात के कारण है। और तो अयोध्या में तो मंदिर बनवाया। कभी आज तक के इतिहास में कोई मुस्लिम कंट्री आबू धाबी में कोई मंदिर बनवा सकता था मोदी के अलावा? अब तो आबू धाबी में, मुस्लिम कंट्री में मंदिर बनवाया है 1 करोड़ की लागत से। और देखिए, सिर्फ देश को आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं कर रही मोदी सरकार, मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत कर रही है। अयोध्या का मंदिर क्यों? आप काशी के कॉरिडोर की बात लो, आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, उज्जैन के महाकाल की बात लो, सबका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, सबको राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है।
यानी कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी साथ साथ मोदी सरकार मजबूत कर रही है। दोनों तरफ से देश मजबूत होगा। मित्रों, अब मैं कहूंगा कि पहले मोबाइल बाहर से मंगाते थे, वो एक मेरिट है। आज भारत मोबाइल बनाने वाला दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का देश बन गया। आज खिलौने बाहर से नहीं मंगाता, दुनिया को बेचता है। आज 21,000 करोड़ के रक्षा के सामान दूसरे देशों को भारत एक्सपोर्ट करता है। अभी ब्रह्मोस मिसाइल अभी उसको कौन सा देश है, फिलीपींस को अभी भारत ने एक्सपोर्ट की है। तेजस जैसे विमान बनाने लगे। और मित्रों, यही नहीं, अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, इन देशों ने कभी अपनी टेक्नोलॉजी किसी देश के साथ साझा नहीं की। पहली बार ये मोदी है, इन तीनों देशों ने अपनी टेक्नोलॉजी अगले 25 साल के लिए भारत के साथ साझा की है। अब भारत में जेट विमान भी बनेंगे, ड्रोन भी बनेंगे, सब भारत में बनेंगे। आज भारत इतनी तेजी से बढ़ता हुआ देश है। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अब सवाल है, हमको इस बढ़ते हुए देश को रोकना है या और आगे बढ़ना है। सवाल इस चुनाव सवाल कृष्णपाल का नहीं है, सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल देश का है। हम कोई पंचायत के लिए वोट नहीं डाल रहे, हम कोई मुख्यमंत्री के लिए वोट नहीं डाल रहे, हम मेयर के लिए वोट, हम देश के प्रधानमंत्री के लिए वोट डाल रहे। मुझे ईमानदारी से बताओ, मोदी के सामने कौन सा चेहरा है? वो तो दीजिए। वो सारे विपक्षी दल आज तक देश के लोगों को ये बता पाए हैं? मोदी नहीं तो ये पता है किसी को? आपको दूसरी तरफ से पता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारे देश को पता है, अगर सत्ता आएगी तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। ये बता सकते हैं विपक्षी दल? अगर उनको मौका मिला तो कौन प्रधानमंत्री होगा? नहीं है भी नहीं मोदी के मुकाबले का। इसलिए वो डरते हैं, अगर गलती से हमने किसी का नाम ले दिया तो पहले दिन ही डब्बा गोल हो जाएगा। अंधेरे में लग के वोट नहीं आता। कृष्णपाल का दिया हुआ वोट मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा और किसी और को दिया हुआ वोट आपको अंधेरे में प्रधानमंत्री के लिए लठ बनवाएगा, झगड़े कराएगा। तो आप झगड़ा वाला मामला करना चाहते हैं? सीधी सी बात है, इनको देश को बताना पड़ेगा। वोट मांगने से पहले देश को बताना पड़ेगा, मोदी नहीं तो कौन? ऐसे देश के लोग वोट नहीं डालेंगे। अरे, हम लोग बाजार में जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, बजाज के यहाँ जाते हैं, वो दर्जनों वैरायटी दिखाता है, जो पसंद आती है कामरेड जी वही लेते हैं ना। इतने कपड़े दिखाता है, जो हमारी वैरायटी होती है, जो पसंद आता है। ये तो कोई वैरायटी दिखाई नहीं रही। देश में अकेला एक वैरायटी है, नरेंद्र मोदी। दूसरी वैरायटी हो तो बताइए ईमानदार से। कोई दिखा रहा हो वैरायटी, दिखाओ तो वोट ले लो, लोग फैसला करेंगे भारत के। कोई दिखाना तो पड़ेगा आपको, लेकिन दिखाने लायक सौदा ही नहीं है। इसलिए देश के लोगों को अच्छी तरह समझ में है कि देश में सिर्फ मोदी है जो इस देश का भला कर सकता है। मुझे एक बात बताइए, आप ऐसा कोई व्यक्ति है जो बगैर दूल्हे के बारात में गया हो? गया हो तो हाथ खड़ा कर दो। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बगैर ड्राइवर के गाड़ी में सफर करता हो? करेगा तो क्या होगा? जान जोखिम में बैठेगी ना। तो देश को जोखिम में डाला चाहते हो? जिस गाड़ी का ड्राइवर नहीं है, उस गाड़ी में बैठ के देश को जोखिम में डालना चाहते हो? तो सवाल देश का। और हमारे पास तो दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर नरेंद्र मोदी है, जिसकी गाड़ी में बैठकर हर भारतवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हर संकट में फंसा हुआ भारतीय अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो ऐसा नेतृत्व हमारे पास है। तो मित्रों, सवाल एमपी का नहीं है, सवाल प्रधानमंत्री किसको बनाना है, कौन देश को आगे बढ़ा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत की तरक्की सारे दुनिया के देशों को पसंद हो। ऐसे देश भी दुनिया में हैं जिनको भारत की तरक्की पसंद नहीं है। चाइना, पाकिस्तान जैसे बहुत देश है जिनको नहीं रहता कि भारत तीसरी ताकत बने। इसलिए ये चुनाव सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के उन देशों में भी लड़ा जा रहा है जिनको भारत की तरक्की पसंद नहीं। और वो जानते हैं अगर भारत की तरक्की को रोकना है तो उससे पहले मोदी को रोकना होगा, क्योंकि उनको मालूम है मोदी को रोके बगैर भारत की तरक्की नहीं हो सकती।
इसलिए सवाल भारत की तरक्की का, श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत का। हमारे मोदी के पास तो अगले 25 साल का विजन है, 2047 को लेकर उन्होंने योजनाएं बनाई और वो कहते हैं कि 2047 में मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा भारत होगा। और मैं चाहता हूं मैं वो कुछ करके जाऊं, जब भारत आजादी का 100 साल मनाए तो मेरा भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत होना चाहिए, विकसित भारत होना चाहिए, विश्व गुरु भारत होना चाहिए। उसके लिए मोदी जी काम। इनके पास पूरा तुम्हारा एजेंडा क्या है? क्योंकि हमारा एजेंडा तो क्या है, मोदी को हटाना। करोगे क्या मोदी को हटा के? फिर प्रधानमंत्री के लिए झगड़ा करेंगे, फिर मंत्रालय हटाएंगे, फिर घोटाले करेंगे, फिर जेल पर जाएंगे, फिर बेल पे आएंगे। अभी भी तो सारे बेल पे हैं। ये फिर देश को उसी गर्भ में जाना चाहते। तो इसलिए मित्रों, सवाल सीधा सा है कि हमको देश को कहा। अब देखिए, मुझे तो पूरा भरोसा है, मैं जोशी तो नहीं, लेकिन कॉलेज से चुनाव लड़ते लड़ते 46 साल हो गए। अब इतना तजर्बा हो गया है, अब मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ। जैसे ब्राह्मण पत्रा देख के बता देता डॉक्टर बैठे, ऐसे मैं चेहरा देख के बता देता हूँ। 1.5 महीना हो गया मुझे प्रचार करते हुए। जैसे मोदी को 140 करोड़ देश के लोगों पर भरोसा ना, और कह रहा है कि तीसरी बार भी मोदी आ रहा है, कह रहा है ना मोदी, डंके की चोट पे कह रहा ना। उसने अगले 100 दिन की योजनाएं भी बना दी, रोड मैप भी बना दिया कि शपथ लेने के बाद अगले 100 दिन में मैंने क्या क्या करना है। उसको पूरा भरोसा है ना कि तीसरी बार भी आ रहा है। ऐसे मुझे भी इस लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी पे भरोसा है कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद से जीत करेगी और पहले से ज्यादा वोट होगा। इसलिए मैं इतना कहते हुए, देखिए, सिर्फ भारत के लोगों को भरोसा नहीं। अभी लास्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मोदी जी कह रहे थे कि मुझे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक के निमंत्रण आने लगे, और आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि बहुत देशों से मोदी जी को निमंत्रण आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? स्पष्ट कि भारत के लोग नहीं मान रहे, दुनिया के देशों ने भी ये मान लिया है, तीसरी बार भी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहा है। तो आइए, एक विकसित भारत के लिए आज मैं फरीदाबाद को देखिए, उससे पहले भी सांसद रहे, मेरी बात भी आएंगे। ये पद तो है, आज की दुनिया में नहीं रहता, लेकिन आज समय नहीं है। आज समय मोदी को देश को सौंपने का है, देश की बढ़ती हुई रफ्तार को रोकने का नहीं। और आने वाली संतानें कभी माफ नहीं करेंगी कि जब देश मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहा था, तब हमारे पूर्वजों ने ही उस बढ़ते हुए भारत को ब्रेक लगा दिया, कभी माफ नहीं करेंगे। तो आइए, बढ़ते हुए भारत को नहीं रोकना है, किसी को भी रोक लेना, लेकिन भारत को नहीं रोकना है। भारत बढ़ेगा तो हर भारतवासी बढ़ेगा। आपका एक एक वोट भारत को बढ़ाने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। न सिर्फ कृष्णपाल को मजबूत करेगा, वो मोदी को भी मजबूत करेगा, और मोदी को मजबूत करने का मतलब है भारत को मजबूत करना। आइए, फिर से हम कमल का बटन दबाएं, मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं। भाई बलजीत जी का, उनकी पूरी टीम का एक बहुत अच्छा आयोजन उन्होंने किया, और 96 के साथी जो लगातार काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनसे भी मिलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता